हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में आए हुए द्वितीय प्रश्न पत्र में रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही क्यों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है कि हमको आने वाले एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। इस वजह से इन सब को देखते हुए हम लोग प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम लोग उसके सिलेबस को देखें, उसके बाद हम लोग प्रीवियस पेपर को देखें, तब उसके बाद हम लोग तैयारी करने के सोचें। चलिए आज जो हम लोगों का क्वेश्चन है देखते हैं। यदि 13 मार्च 2017 को सोमवार है तो 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन दिया गया है शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार और रविवार। चलिए पहला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से संबंधित है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2011 से 2017 के बीच में कितने साल का है, कितने साल हैं। और चलिए देखते हैं। यहाँ जैसे 2011 लिख दिया, फिर 2012 हो गया, 2013 हो गया, फिर 2014 हो गया, 2015 हो गया, 2016 हो गया और फिर 2017। अब देखिए इसमें कितने साल हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर ये पूछा है 17 को सोमवार था, इस दिन सोमवार था। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। लीप, अब हम लोग जान लेते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखते हैं अगर इन संख्याओं में कौन सा 4 से विभाजित हो जाएगा। जो ईयर 4 से विभाजित हो जाएगा वही लीप वर्ष होगा। ये अगर हम 4 से इसमें भाग देंगे, 4 25 20 हो गया, फिर 0 बढ़ा 4 दूनी 8, 3 से 7 आ रहा है, 2011 होगा नहीं। 12 देख लेते हैं ऐसे, 4 25 20 4 3 12, मतलब 1 हो गया 2012, पहला ये हो गया। अब 2013 भी नहीं होगा, 2014 भी नहीं होगा, 2015 भी नहीं होगा, 2016 ये हो जाएगा दूसरा लीप वर्ष। मतलब इसमें 2 लीप वर्ष हैं। मतलब 13 मार्च 2011 से लेकर 13 मार्च 2017 के बीच 2 लीप वर्ष होगा। वो दोनों है 2012 2016। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। जो इस सवाल का जो फार्मूला होगा, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष बस इक्वल यहाँ पे प्लस जो आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष, और सबका बटे हम 7 करेंगे। अब देखिए अंतिम वर्ष कितना है, 2017 माइनस, अब 2011 है। अब इसमें लीप वर्ष कितना था, लीप वर्ष 2 था, अब बटे 7 कर देंगे। अब आ गया 11 में, मतलब 2017 में से 11 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 + 2 बटा 7, 6 2 8 आ गया, 8 बटा 7। और इसमें एक भागफल हो गया,
और एक शेषफल हो गया। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इसमें दिया है गया सोमवार में से हम लोग जो शेषफल आया है सोमवार -1 करेंगे। सोमवार में से घटाएंगे तो आ जाएगा रविवार। तो इसका आंसर होगा रविवार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर अनुक्रम 13, 34, 57, 92 डैश 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 का अगला पद क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए 112, बी 133, सी 145, डी 151। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इन संख्याओं को लिख देते हैं, मतलब 13, 34, 57, 92 और हमको अगली संख्या पूछी है क्या होगा। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर 13 ऐसी संख्या अगर जब दी गई हो, अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या ज़्यादा दी गई है तो हम इस पहली संख्या से अगर दूसरी संख्या ज़्यादा दी गई तो सबसे पहले हम उसमें या तो जोड़ने की क्रिया करेंगे या तो फिर गुणा करने की, या फिर वर्ग हो सकता है या फिर घन हो सकता है। ये संख्या इस पे होंगे। अगर यही संख्या इससे कम दी रहेगी तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, ये होगा, अन्यथा ये गुणा प्लस और वर्ग या घन ही होगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे कि ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं, अगर हम 13 और 34 का गैप देखेंगे तो हमको मिलेगा 21। फिर 34 में से हम 57 को देखेंगे, कितना इसका अंतर है, यहाँ हो जाएगा 23 का, 4 3 7 2 5। और यहाँ देखते हैं अब कितने का होगा। अगर 92 में से 57 घटाओगे तो 35 आएगा। ये कोई हमारा सिक्वेंस बन ही रहा है। अब देखते हैं दूसरा नियम इसमें क्या लगते हैं। फिर लिखते हैं 13, 34, 57, 92। तो नेक्स्ट संख्या, अब ये संख्या देखने जैसे 13 लग रहा है। 13 संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए हम आपको लिख कर परिभाषा लिख देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे डैश 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 होती जाएंगी। इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है वे संख्याएं जो एक से या स्वयं खुद से विभाजित हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी आपको ऑप्शन दिए गए हैं 13, 34, 57, 92। अब आपको इसमें अभाज्य संख्या में 13 दिया गया है, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग परिभाषाएं याद रखेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इन सबको परिभाषा याद रखेंगे तो उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 13 गुणे 1 करेंगे तो हमको 13 ही प्राप्त होगा।
अब 13 के बाद हमने जो अभाज्य संख्या लिखी थी वो 17 थी। 13 के बाद 17 और गुणे 2, 17 दूनी 34, हमको ये प्राप्त हो गया दूसरी। अब तीसरी अभाज्य संख्या क्या थी? 19 थी। 19 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसलिए 19 3 57 हो गया, ये हमको संख्या प्राप्त होगी। अब 19 के बाद अब ये नहीं कि अभाज्य संख्या 21 तो करेंगे नहीं, 21 क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 9 से भी 7 से ही कटेगा और 21 से कटेगा। अब चलते हैं 21 के बाद क्या 23 जो होती है, 23 1 से कटेगी और खुद स्वयं 23 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 23 के करते हैं, 23 गुणे 4 करेंगे तो 92 आ जाएगा। अब 23 के बाद हम 25 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। अब 25 और 27 भी नहीं कर सकते हैं, सीधा अब हमको 29 करना पड़ेगा। अगर हम 29 गुणे 5 करेंगे, 9 25 45, 5 हाथ गया 4, 5 दूनी 10, 4 14, 145 जो है ये आया है। अब आपको ऑप्शन देख लीजिए, 145 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो आपको 145 दिया है, इसका सही उत्तर होगा 145। इसमें पहले में 1 का गुणा होगा, दूसरे में 2 का गुणा होगा, तीसरे अभाज्य में 3 का गुणा होगा, चौथे अभाज्य में 4 का गुणा होगा और पांचवा जो हमारा आंसर आएगा उसमें 5 का गुणा हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं परिभाषा फिर से याद रख लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या 1 से या अथवा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें देखिए 13 भी अभाज्य संख्या है, 13 17 19 23 29 31 ऐसे बढ़ते जाएगा, 31 37 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सी संख्या पूर्ण करती है? और वो संख्या दी गई है, 3 दी गई है, 14 दी गई है, 17 दी गई, आपको चौथी संख्या पूछी है और पांचवी संख्या दी है 443 और छठी संख्या यह है 1334 और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 119, तीसरा ऑप्शन है 133 और चौथा ऑप्शन है 146। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? अब पिछले क्वेश्चन को देखकर आपको लगेगा कि सर 3 तो अभाज्य संख्या है, फिर दूसरा 14, फिर 17 तो 14 अभाज्य नहीं होगी, 17 सर अभाज्य होगी, तो वो अभाज्य वाली इसमें ट्रिक कार्य नहीं करेगा। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले 3 14 17, फिर चौथे हमको फिर 443, फिर 3334। हमने आपको शुरू से ही बता दिया है, जब संख्या उसके आगे वाली संख्या उससे बड़ी हो तो या तो उसमें गुणा होगा या तो उसमें जोड़ होगा। इस संख्या को देख के लग तो नहीं रहा है जोड़ होगा इसमें, क्योंकि यहाँ संख्या अगर घटाएंगे तो यहाँ 11 आएगा, फिर इसमें से 3 आएगा माइनस, फिर इधर ये संख्या को ज्ञात करना है, फिर इसमें से घटाएंगे तो संख्या काफ़ी बड़ी होगी। इसमें एक ही फार्मूला आएगा। अब अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो ये 3 किसी का वर्ग होता नहीं है। अब इसको हम सिर्फ गुणा करके ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इसको गुणा करके ट्राई करते हैं कि ये ऑप्शन इसमें फिट होता है कि नहीं। अगर हम 3 का गुणा 3 बार और इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 14 हो जाएगी कि नहीं। 3 त्रिक 9 5 14। अब इसी संख्या को लेके हमको दूसरी संख्या निकालना है, 14 गुणे 3 प्लस 5, 14 दूनी 28, 34 42, 42 5 47 होता है। जबकि यहाँ 17 दिया है, इसमें तो एक मिस्टेक ये दिख रही है और इसके आगे वाले जो हमको अब संख्या जो पूछा है वो देखते हैं कौन सा है। अगर हम 47 गुणे 3 प्लस 5 करते हैं तो कौन सी संख्या आएगी? 7 त्रिक 21, 21 5 26, 6 हो जाएगा, हाथ गया 2, फिर 4 हैं 12, 12 2 14। हमको तो संख्या प्राप्त हो गई। अगर यहाँ 47 होता तो वो श्रृंखला बनती चली जाती, जबकि श्रृंखला बन नहीं रही है। अगर श्रृंखला नहीं बन रही तो ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर 47 यहाँ 17 की जगह 47 दिया था तो हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर आएगा 146 आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। जबकि हमारा जो श्रृंखला ही नहीं बन रही है तो फिर आगे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए ठीक है, अगर देख लेते हैं 17 की जगह अगर बाय द वे 47 दिया होता तो क्या वो आगे चल के ये दो संख्याएं हैं ये कार्य करती हैं इस नियम के कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। अगर हमारे यहाँ 146 अगर हम लिख दे रहे हैं, श्रृंखला में अगर हमको 146 प्राप्त हो गई है तो फिर देखते हैं।
अगर हम फिर यहाँ 146 गुणे 3 + 5 करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 6 3 18, 18 5 23 हो गया, हाथ गया 2, और फिर 4 थे 12, 12 2 14, हाथ गया 1, यहाँ हाथ गया 1, फिर 3 1 के 3 3 1 4। मतलब ये नियम यहाँ तक कार्य करा। फिर आगे भी देख लेते हैं क्या ये नियम कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। 433 गुणे 3 + 5 करते हैं, 3 3 9, 9 5 14 हो गया, हाथ गया 1, फिर 4 थे 12, 12 1 13, फिर हाथ गया 1, फिर 4 थे 12, 12 1 13। मतलब ये आ गया, मतलब ये नियम कार्य करता है। इस पे हम पहले सभी संख्याओं को 3 से गुणा करेंगे, फिर +5 करेंगे। ऐसे करते हुए हम दी गई संख्याएं या मतलब दी गई श्रृंखलाओं में सबसे करेंगे। ये नहीं एक में कर दिया दूसरे में नहीं किया, ऐसा नहीं। जो भी नियम कार्य करेगा पहली संख्या से लेकर अंतिम संख्या तक वही नियम कार्य करेगा। अगर पहली संख्या में जोड़ा जा रहा है, दूसरी संख्या में भी जोड़ा जाएगा, तीसरी संख्या में भी जोड़ा जाएगा, चौथी संख्या, या तो फिर अगर वही जैसे फिर अगर ये कोई श्रृंखला दी गई है, एक तरफ एक में जोड़ा जाएगा, फिर वही घटाया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, घटाया गया है। लेकिन जो संख्याएं घटाई जाएगी और जोड़ी जाएगी सेम डिजिट के होंगे। अगर जोड़ा जा रहा है 2 और माइनस किया जा रहा है 3, तो जहाँ भी माइनस किया जाएगा वहाँ 3 ही किया जाएगा। ये नहीं कि अगली संख्या में हमको 2 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी जो भी संख्या जोड़ी जाएंगी और जो भी संख्या घटाई जाएंगी वो पूरे श्रृंखला में वैसे ही चलती रहेगी। इस वजह से इस क्वेश्चन में यहाँ अगर 47 दिया होता तो हमारी श्रृंखला सही से कार्य करती है, जबकि यहाँ 47 की जगह 17 दिए गए हैं। ये मुख्य परीक्षा से क्वेश्चन को हटा दिया गया था। चलिए फिर आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी जातीय है? ऑप्शन दिए गए हैं 289, बी दिया गया 361, सी दिया गया है 451 और डी दिया गया है 529। अब विजातीय संख्या जान लेते हैं। विजातीय संख्या किसे कहते हैं? मतलब दी गई संख्याओं में से जो संख्या सभी संख्याओं से भिन्न हो, हम उसे विजातीय संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दी गई 2 4 6 7 7 10 12, अगर इसमें दी गई है तो इसमें विजातीय संख्या जो 7 होगी। मतलब जो संख्या होती हैं जो सभी संख्या दी गई संख्याओं में से भिन्न हो, उन्हें हम विजातीय संख्या कहते हैं। इन ऑप्शन में देखना होगा कौन सी संख्या विजातीय है। पहला ऑप्शन दिया 289, दूसरा दिया 361, तीसरा दिया 451 और चौथा दिया है 529। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखा जाए तो ये संख्या इससे बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। अगर हम इसमें कुछ संख्या ऐसे जोड़ें कि ये संख्या हमको प्राप्त होती जाए, तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। इसमें क्या करता है, अगर इस संख्या में हम ये 89 दिया गया, ये 61, अगर हम इसमें 289 दिया गया है, अगर हम इसमें 89 11 और 61 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अगर हम इसमें 72 जोड़ें तो हमको 361 प्राप्त हो जाएगा। फिर 361 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो हमको 451 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर 451 इसमें फिर 529 आने के लिए अगर हम इसमें 78 जोड़ दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगी। अब इन संख्याओं में अगर हम अंतर देखते हैं 90 और 72 का देखते हैं, तो इसमें आएगा अंतर 18 का, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आया जाएगा माइनस करना पड़ेगा तो 12, जबकि ये नियम कार्य नहीं करेगा। अब चलते हैं दूसरा नियम देखते हैं। इस पे क्या वह नियम कार्य करता है कि नहीं। इस पे एक तो ये था, और दूसरा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक और एक देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे। 2 + 8 + 9 कितना आता है? आगे 19। फिर इसमें देखते हैं 3 + 6 + 1 = 10। अब इसको देखते हैं 4 + 5 + 1 = 10। अब चौथी संख्या 5 + 2 + 9 = 16 आ गया। अब अगर हम इसमें से घटाएंगे, इसमें से 9 आएगा, फिर ये घटाएंगे, यहाँ आएगा नहीं, फिर यहाँ घटाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो ये भी इसमें कार्य नहीं करेगा। क्या ये संख्या? अब चलते हैं फिर देखते हैं कि तीसरा नियम और क्या इसमें कार्य कर देता है कि नहीं। क्या ये संख्याएं किसी संख्या के वर्ग हो सकती हैं या किसी संख्या के घन हो सकती हैं? चलिए इस चीज़ को ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को 1 से लेकर 50 तक हर सभी संख्याओं का वर्ग और सभी संख्याओं का घन अच्छे से याद कर लेना है। आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे जस्ट उसके सामने आप एक चार्ट बना के चिपका दीजिए।
और रोज़ाना एक बार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको भूले ना। तो चलिए ठीक है, ये देखते हैं संख्या किसका वर्ग हो सकता है। चलिए ये देखते हैं, हो सकता है कि अब अगर हम इन संख्या को देखें तो ये क्या संख्या 17 का वर्ग हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 17 गुणे 17 कर लीजिए। 7 के 49 9, हाथ का 4, 7 1 के 7 7 4 11, फिर 7 1 9 8 2। हाँ, ये 17 का वर्ग है। ये पहले तो संख्या आपको 17 का वर्ग दिख गया। इसी प्रकार दूसरे संख्याओं का देखते हैं। ये हो गया 17 का वर्ग। अब 18 का वर्ग देखते हैं, क्या 18 का वर्ग हो सकता है। 18 का वर्ग करेंगे, 8 × 64 4, हाथ का 6, 8 1 के 8, 8 6 14, फिर 8 1 4, 8 4 12, मतलब 324। अब इसमें 324 दिया नहीं गया है। अब आगे इससे आगे वाली संख्या देखते हैं, क्या वो संख्या हो सकती है। 19 का वर्ग देखते हैं, 19 गुणे 19 करते हैं, 9 9 81 के 1, 8 9 के 9 9 8 17, फिर 9 1, फिर 1 9 7 16, 2 1 3, 361। ये संख्या 19 का वर्ग होगा। अब ऐसे हम आगे फिर बढ़ते चलते हैं, देखते हैं। अब 20 का वर्ग तो सभी को आसानी से याद आता है, 20 भी सामने 400 होता है। अब 400 इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अब क्या हम 21 का वर्ग करके देखते हैं, क्या 21 का वर्ग 451 आ सकता है। नहीं, 21 का वर्ग होता है 441, जबकि ये सही नहीं होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर डी ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। 21 हो गया। अब 22 का वर्ग करेंगे तो 22 का वर्ग होगा नहीं ये, क्योंकि इसके लास्ट में 9 लिखा गया, मतलब 529 है, मतलब लास्ट डिजिट 9 है। अगर हम उसका 22 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में हमको 4 आएगा, जबकि होगा नहीं। अब हम 23 का वर्ग करते हैं। हाँ, 23 के वर्ग में हमको उम्मीद की जा सकती है कि हाँ 529 आ सकता है, क्योंकि अगर 23 है तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा, आने के चांस हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये उत्तर आ सकता है या नहीं। चलिए 23 का गुणा करते हैं, 23 गुणे 23, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, 9 6 दूनी 12, 4 1 5। हाँ, ये 23 का वर्ग है। ये संख्या 23 का वर्ग है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये 17, मतलब ये भी 17 19 23। इसमें अगर यहाँ 451 की जगह 441 दिया गया होता तो ये 21 का वर्ग होता, जबकि 451 दिया गया है। इसलिए ये दी गई संख्याओं में ये विजाती है, मतलब ये जो क्रम बन रहा है 17 19 21 23, मतलब जो क्रम बन रहा है उनके वर्ग में ये संख्या नहीं आ रही है। तो इस वजह से जो हमारा 451 ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अरुण ने कहा, यह स्त्री मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है। अरुण और स्त्री का संबंध पूछा जा रहा है कि क्या है। अरुण एक आदमी है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, अरुण और उस स्त्री का संबंध है, वो स्त्री का पिता होंगे या दादा होंगे या पति होंगे या ससुर होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो दिए गए हैं, मतलब जो आदमी कह रहा है, हम उसको लिखते हैं। अरुण लिख लेते हैं, अरुण हो गए। अब कहा गया क्वेश्चन, अब आगे पढ़ते हैं। स्त्री मेरी माँ के, तो अरुण की जो माता है, अब यहाँ अरुण की माँ लिख लेते हैं। माँ हो गई अरुण की, ये माँ के पौत्र की पत्नी। अब इन जो अरुण की माता हो गई, मतलब जो अरुण का बेटा हो गया, अरुण का बेटा। अब इनकी माँ जो होंगे, इनकी अरुण का बेटा जो होगा, इनका पौत्र होगा। ये तो हो गया, पौत्र हो गया अरुण का बेटा। अब आगे क्या दिया है, पौत्र की पत्नी, मतलब अब अरुण के बेटे की जो पत्नी है, यहाँ हम पत्नी लिख लेते हैं। ये हो गई पत्नी अरुण के बेटे की। अब पूछ रहा है अरुण और स्त्री का संबंध क्या है। जब अरुण का बेटा है तो उसकी पत्नी क्या होगी, अरुण और उसकी पत्नी होगी उसके ससुर होंगे। अरुण जो होंगे उस स्त्री के ससुर होंगे। इसका ऑप्शन डी हो गया जो है राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था ये। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ सबको कन्फ्यूजन रहता है कि पौत्र किससे कहते हैं और नाती किससे कहते हैं।
पौत्र जान लेते हैं। पौत्र कहने का मतलब होता है पुत्र का पुत्र होगा पौत्र, और नाती होता है पुत्री का पुत्र नाती। अगर पुत्र की जगह पुत्री हो गई, पुत्री की पुत्री, वो होगी नातिनी, नातिनी। ऐसे पुत्र की जगह पुत्री हो जाएगी तो पौत्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष युग्मों से भिन्न है। अब आपको ऑप्शन दिया गया है दवात और स्याही पहला था, बी ऑप्शन दिया है डिब्बा और तेल, सी ऑप्शन दिया है नाव और जहाज, डी ऑप्शन दिया है थैला और कपड़ा। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये, इसमें से कौन सा ऑप्शन तीनों से भिन्न है। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको भिन्न होगा, वही ऑप्शन आपको देखना है कि इसमें कौन चारों में से भिन्न है। आपको पहला दिया है दवात और स्याही। आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो स्याही होती है जिस पात्र में रखा जाता है उसको हम दवात कहते हैं, इस वजह से ये इसका पूरक हुआ। और डिब्बा और तेल दूसरा ऑप्शन दिया है, इसमें कहा गया है जो तेल होता है या लिक्विड होता है वो किसी न किसी पात्र में रखा जाएगा, इसलिए इस पात्र को हम डिब्बे में रख देंगे। जैसे हम दुकान पे भी जाते हैं, अगर कहते नहीं है 1 लीटर तेल दे दीजिए, वो जो तेल होता है हमको डिब्बे में दिया जाता है। ये हो गया बी ऑप्शन। और सी दिया गया है ऑप्शन नाव और जहाज। नाव और जहाज दोनों एक ही यंत्र हैं। जैसे नाव होता है छोटा, आप लोग जैसे कभी कल गए होंगे कहीं घूमने उमने या नदी के पास गए होंगे, वहाँ देखेंगे नाव, और जहाज भी वही है, सेम है। जबकि थैला और कपड़ा दिया गया है, आप जैसे कोई भी सामान रहता है, थैला रहता है, हम थैले में अपना कपड़ा रख सकते हैं। जो ये तीनों में से जो दिया, जैसे दवात दिया, डिब्बा है और थैला है, ये एक पात्र है। इन सब में जो लास्ट वाले दिए गए हैं स्याही, तेल, कपड़ा, इन सबको रखने के लिए किए गए। जबकि नाव और जहाज दोनों एक ही प्रकार के यंत्र हैं, इस वजह से ये तीनों अन्य से भिन्न हैं। इसका सही उत्तर होगा नाव और जहाज। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। चार व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी जो है डी के बगल वाली सीट पर बैठा नहीं है तो डी के अगल बगल सीट पे कौन बैठा है। देखा जाए ऑप्शन दिया गया है बी पहला, दूसरा हो गया ए, तीसरा हो गया बी और ए, चौथा को बताना असंभव। इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो देखा जाए जिस वर्ष आया था सबसे सरल क्वेश्चन यही था, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बाकी कंफर्म हो जाएगा, जो कि दिया भी गया है। अगर देखिए ये एक पंक्ति हो गई, मतलब ये एक पंक्ति बना दिया जाए। अब इसमें हमको 4 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 यहाँ हो गया। अब दिए गए क्वेश्चन में ए जो है बी के बगल बैठा है, जो मेन है इसको कहा जा रहा है ए जो है बी के बगल में बैठा गया है, लेकिन सी के बगल में नहीं। अब यहाँ कर देंगे तो ये ए जो है सी के बगल हो जाएगा, जबकि कहा गया है कि सी के बगल में नहीं बैठना है। तो यहाँ हम सी कर देंगे तो चौथा व्यक्ति तो यहीं बैठेगा ना। अब एक तो ये तरीका हो गया। अब पूछा गया है कि डी के अगल बगल वाली सीट पे कौन बैठता है। डी के अगल बगल वाली सीट पे तो ए ही तो बैठा है ना, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। और एक दूसरे सब देखे जाए तो क्या जरूरी नहीं तो ए को यहाँ ही बैठाया जाए, यहाँ भी तो बैठाया जा सकता है, इसके अगल बगल की बात की गई है। अब चलिए इसको फिर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ बी रखेंगे और यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ ना, यहाँ हम इसको तो सी रख नहीं सकते हैं, यहाँ तो हम इसको डी ही रखेंगे ना। फिर यहाँ सी रख देंगे, तब भी इसके बगल में तो ये डी के बगल में तो ए ही आ रहा है ना। चाहे इस हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे इस हिसाब से देख लीजिए, इसका उत्तर डी ही तो आना है, ए ही तो आएगा, यही आएगा। ये देखिए डी के बगल ए, इसके बगल ये, दोनों ही हिसाब से आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अक्सर करके सब यही बैठाएंगे, ए और बी जस्ट बगल, उसके बाद ए के बगल में सी तो है नहीं, ये देखिए आपको जो कर रहा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए जो है ए यहाँ है तो सी के बगल में है नहीं, एक अंक बीच में इसका दूसरा व्यक्ति जो बैठा है बी है, इस वजह से ये इसके बगल में है नहीं। और सी जो है डी के बगल वाली सीट पे बैठा नहीं है, तो यहाँ देखिए सी जो है डी के जस्ट बगल है नहीं, डी के जस्ट सी के बगल बी है और डी के बगल ए है। इसी हिसाब से इसमें भी वही है। इसलिए इसका जो पूछा गया था क्वेश्चन का, डी के अगल बगल, यहाँ डी के अगल बगल कौन बैठा है। यहाँ देखिए डी के जो अगल बगल है ए बैठा है,
यहाँ से भी देख लीजिए ए ही बैठा है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, हमारा जो बी वाला ऑप्शन दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में लुप्त संख्या क्या होगी? आपको दिया गया 24 दिए गए हैं, 30 दिए गए हैं, 34 दिए गए हैं और 21 दिए गए हैं, 2 दिए गए। इसके बाद वाली संख्या यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ आपको दिए गए 17 दिए गए, 15 दिए गए, 12 दिए गए हैं। अब आपको ऑप्शन जो दिए गए, पहला ऑप्शन दिए गए 33, दूसरा ऑप्शन 38, तीसरा ऑप्शन 40 और चौथा ऑप्शन 42 दिए गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पूछा गया है ये क्या होगा, देखा जाए तो अब अगर हम यहाँ से करेंगे 24 में से +6 करेंगे, फिर -4 करेंगे, प्लस यहाँ से अगर हम +6 करेंगे फिर +4 करेंगे, अगर यहाँ देखेंगे +2 हो रहा है, नहीं -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो ये ऊपर वाला जोड़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो ये होगा नहीं। चलिए ये वाला हटा देते हैं, ये नियम। अब देखते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको नहीं लगता है 17 × 2 करेंगे तो ये 34 हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हम 12 2 का गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त हो जा रहा है। या ऐसा नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में दो ही जो है कि सब दो जो है कि मेन इम्पोर्टेंट है। अगर इस हिसाब से ये हो गया तो फिर और ये देखिए 15 का गुणा 2 से करेंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको 42 21 को प्राप्त करना है, ये वाली संख्या प्राप्त करना है। अगर हम लिख देते हैं यहाँ, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 21 है बराबर लुप्त संख्या बटा 2 कर देंगे तो हमको लुप्त संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अगर फिर यहाँ लुप्त संख्या बराबर हो जाएगा 21 × 2 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं 42, इसका सही उत्तर होगा 42। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। अगर चाहे आप 34 भागे 2 करेंगे तब भी 17 प्राप्त होगा, या चाहे 17 × 2 करेंगे तब भी आपको 34 प्राप्त हो जाएगा, ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी ये वाली। फिर अगर आप चाहे 24 भागे 2 करिए तो तब भी 12 प्राप्त होगा, चाहे 12 × 2 करेंगे तो 24 तब भी प्राप्त होगा। अब चाहे 30 का भाग 2 में करिए तो 15 ही प्राप्त होगा। अब आप चाहे 15 × 2 करिए तब भी 30 आपको प्राप्त होगा। जो ये मेन है इस क्वेश्चन का, ये हीरो है। अब इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अब हमको यहाँ निकालना था, हमको क्या करना था, लुप्त संख्या का हमको लुप्त संख्या बटे 2 करना था। ये हमको संख्या दी गई थी, अब हमको ये तीसरी संख्या निकालना था। ये संख्या दी गई, यहाँ दी गई है ये संख्या, फिर लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना था, बटे 2 कर देंगे, ये जो बीच वाला है। फिर हम अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे होता है पक्षांतर के नियम में, ये इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। 21 × 2 कर देंगे तो 42, जो यहाँ संख्या आएगी ये हमारा यहाँ 42 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहे आप 42 का भाग देंगे 2 में तो 21 आएगी, चाहे 21 का गुणा करेंगे 2 में तो 42 आ जाएगा, हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में लुप्त संख्या या अक्षर बताइए कौन सा है। आपको अक्षर दिए गए AZB YCX और यहाँ पूछा गया है कि ये अक्षर कौन सा होगा, फिर उसके बाद W और E दिया गया और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन B, दूसरा ऑप्शन D, तीसरा ऑप्शन K और चौथा ऑप्शन T। चलिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे यहाँ तो A है और Z है, अगर हम यहाँ 25 जोड़ेंगे तो ये 26 आ जाएगा, और फिर B है जबकि ये Z 26 है। अब ये तो है दूसरे स्थान पे, अब इसमें घटाना पड़ेगा। अगर हम 26 में से 2 लाना होगा तो हमको 24 घटाना पड़ेगा, तो ये वाला थोड़ा सही नहीं। इस देखते हैं, अगर हम A है, A में अगर हम -1 करेंगे तो हमारे Z संख्या प्राप्त हो जा रही है। अब अगर हम Z में Z को अगर हम +2 कर दें तो हमारा +2 कर दें तो हमको B प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त होगी। Z में जैसे Z है, उसके बाद A, उसके बाद B, ये दूसरा प्राप्त हो गया कि नहीं। उसी हिसाब से अगर हम B से, अब अगर हमारा यहाँ B आ गया, B में अगर हम -3 करेंगे, जैसे -3 करेंगे तो हमको Y प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे Y आ गया, Z आ गया, A आ गया, फिर हमको B हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से अब हम C करते हैं। अगर Y है, Y में
y के बाद z कर देते हैं ABC, अगर यहाँ +4 कर देते हैं तो हमको c प्राप्त हो जाएगी कि नहीं। जैसे y z हो गया AB, इसके बाद c, 1 2 3 4 हमको प्राप्त हो गया c। इसी हिसाब से अगर फिर यहाँ हम c के बाद c में अगर हम -5 करेंगे, c में अगर हम -5 करें तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। देखिए c में हम b हो जाएगा, फिर a हो जाएगा, फिर z हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, फिर हमको x जो हमें प्राप्त होना था। अब फिर इसी हिसाब से यहाँ करते हैं, यहाँ x + 6 कर देते हैं तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी। x में अगर x y z a b c d, हमको d प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। जैसे हम x में y z a b c d, 1 2 3 4 5 6 d प्राप्त हो जाएगा। अब क्या यही आगे भी चल के देखते हैं। फिर अगर हम d में -7 करें तो क्या ये w प्राप्त हो जाएगा, w प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं d में हम c करेंगे, फिर इसके बाद b करेंगे, फिर a करेंगे, फिर इसके बाद z करेंगे, फिर y करेंगे, फिर x करेंगे, फिर w आ जाएगा। ये देखिए 3 3 3 6 1 7, यहाँ w आ गया। अब उसी हिसाब से अगर हम w में +8 करेंगे तो क्या e प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं w पर x y z a b c d e, 1 2 3 4 5 6 7 8 में जोड़ने के बाद हमको e प्राप्त हो गया। इस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो जब हमने x में x + 6 किया था तो हमको d प्राप्त होगा। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला सही होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमको d, यहाँ d आएगा तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए आपको क्या दे, पहला b दिएगा, दूसरा d, तीसरा k, चौथा t। हमारा ऑप्शन जो d आया है और ये इसका राइट आंसर होगा। इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं शुरू में जो हम कह रहे थे अगर यहाँ हम 25 कर दें, फिर उसके बाद यहाँ लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 26 में से हमको 24 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे करना पड़ेगा इधर, फिर इधर करना पड़ेगा। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इस वजह से हमको ऐसे करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है ये पहले पे है, ये लास्ट पे है, फिर उसके बाद ये दूसरे पे है शुरू का। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा डी। देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सभी स्वर निकाल दिए जाएं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, मतलब जो 26 हैं, अगर उसमें से स्वर निकाल दिया जाए तो कितनी संख्या। शेष अक्षरों को एक बार पढ़ते हुए तथा एक बार घटते हुए क्रम में लिखा गया है तो अक्षर जिसका स्थान दोनों स्थितियों में समान रहता है वह अक्षर का है। पूछा गया है कि अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जितने भी 26 हैं, अगर उनमें से स्वर निकाल दिया जाए तो वह कौन सी संख्या होगा जो बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में समान स्थान पर रहेगा। आपको ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है यल, दूसरा ऑप्शन है एम, तीसरा ऑप्शन है पी, चौथा ऑप्शन है एन। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए से लेके जेड तक और जेड से लेके ए तक अक्षरों को लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब फिर वैसे हम घटते क्रम में लिख लेते हैं। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ये हो गया, ये ए से लेके जेड तक
और ये जेड से लेके ए तक दी गई संख्या। अब इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इसमें से सभी स्वर निकाल दीजिए, ये देखिए अगर सभी स्वर निकाल दिए जाए, अब इसमें से स्वर की इसमें स्वर होते हैं, स्वर जो है ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये स्वर हैं। इसमें कहा गया अगर स्वर को निकाल दिया जाए, अगर इनमें से हम ए हटा दिया जाए, ई हटा दिया जाए, फिर उसके बाद आई हटा दिया जाए, फिर ओ हटा दिया जाए, तो उसके बाद यू हटा दिया जाए। अब इसमें भी वही कहा गया है, इसमें अगर हम ए हटा दें, फिर ई हटा दें, आई हटा दे रहे हैं, ओ हटा दे रहे हैं और यू हटा दे रहे हैं। अब कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम तथा एक बार घटते हुए क्रम में लिखे गए अक्षर जिसका स्थान दोनों स्थितियों में समान होगा। यहाँ समान पूछा है। अब चलते हैं इनके नंबरिंग कर लेते हैं, तब देखते हैं कौन सा अक्षर समान डिजिट प्यार है। अगर हम यहाँ ये देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए। अगर इसमें 21 अभी हैं और 5 जो स्वर है, स्वर को निकाल दिया गया और टोटल 26 हैं। अब इसी तरह यहाँ भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ भी 21 + 5 होगा। अब पूछा गया है कि दोनों संख्या में कौन सा अंक समान है। अगर देखा जाए तो जो यन संख्या है यहाँ भी ग्राह्य स्थान पे है और यहाँ भी ग्राह्य स्थान पे, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में जो n संख्या है दोनों में ग्राह्य स्थान पे आएगी। इसलिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है डी ऑप्शन, ये देखिए डी ऑप्शन में n दिया है, इस वजह से n इसमें आया है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको, अगर जैसे नहीं आ रहा है तो हमको चाहे एग्जाम हॉल में हो या वैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ए से लेकर जेड तक हम उस अक्षर को लिख लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर ए से जेड तक लिख लें, फिर उसके ऊपर नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने का मतलब होगा कि क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं पूछा गया तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबरिंग पूछा गया। अगर हम लिखे रहेंगे तो दोबारा केवल पेज पलट के हमको देखना ही रहेगा और क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आपको दिया है ए दिया गया है, फिर ए बी दिया गया है, फिर ए बी सी दिया गया है, फिर ए बी सी डी दिया गया है, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई दिया गया है, उसके बाद डैश डैश दिया है। इसमें से 40वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा आपसे पूछा गया है और आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सी, बी ऑप्शन दिया गया है डी, सी ऑप्शन दिया गया है ई और डी ऑप्शन दिया गया है जी। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये पता रहना चाहिए ए से लेकर जेड तक कौन सी अक्षर किस क्रम में है, कौन से स्थान पे है। इन चीज़ को हम लोग हर साल में रट के रखना है। अगर जिस किसी को नहीं याद हो रहा है वो जहाँ भी पढ़ता होगा वहाँ एक चार्ट बना के अपने आगे लगा दे, ताकि वो रोज़ाना रिवीजन करते हुए जब भी वो खाली टाइम रहे या जब भी जो कार्य करता रहेगा उस टाइम फ्री है तो उसको रिवीजन के लिए एक नज़र से देखता रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे है। आपको दिया गया है, पहला दिया गया है ए, दूसरा दिया गया है ए बी, तीसरा दिया गया है आपको ए बी सी, चौथा दिया गया है ए बी सी और डी, और पांचवा दिया गया है ए बी सी डी ई। और हमसे पूछा गया है 40वें स्थान पे कौन सी संख्या हो गया। अब आपको पता है, अगर आपको ए से लेकर जेड तक पता होगा कि ये कौन से स्थान पे आता है, ये पहले स्थान पे आता है, और बी आपको कौन से स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे। 1 + 2 कर देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब हमको ये तो करना नहीं है कि अब चले हम यहाँ लिख दें ए + 2 + सी होता है तीसरे स्थान पे, फिर हम लिखें 3 3 6। ऐसा नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है लेकिन हमको आसान बनाने के लिए, एग्जाम में तो हमारे पास अधिक टाइम होता नहीं, कम टाइम की वजह से हम सीधा यहाँ जो हमारा ए बी का मान आया है, जो 3 आया है, हम सीधा यहाँ 3 लिखेंगे। 1 2 नहीं लिख के सीधा यहाँ 3 लिख देते हैं। और फिर उसके बाद सी का मान हमको पता है 3 है, 3 3 + 6 आ जाएगा। अब उसी हिसाब से हम चौथे क्रम में लिखेंगे। ए बी सी का मान हमको मिला है 6,
6 को रख देते हैं। डी आपको पता होगा चौथे स्थान पे हो गया, 6 4 10 हो गया। अब हमको यहाँ तक 10वें स्थान पे कौन होगा, डी होगा। अब हमको आगे देखना है अब क्या आएगा, ए बी सी डी, हमको इतने का मान प्राप्त हो गया है 10। अब 10 यहाँ लिख देते हैं। ई का मान होता है 5, ई 5वें स्थान पे होता है, इस वजह से ये हो गया 15। अब हमको 15 स्थान तक प्राप्त हो गया है। अब उसके आगे लिखते हैं हम लोग, देखते हैं फिर कौन सी संख्या आएगा। अब यहाँ हम लोग ए बी सी डी ई एफ, अब एफ तक लिखते हैं। ई तक हमको मान प्राप्त हुआ 15। अब 15 हम लिखते हैं, प्लस एफ होता है 6ठे स्थान पे, 15 6 21 हो गया। अब फिर हम इसके आगे की संख्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखते हैं हमको एफ तक तो मान कितना प्राप्त हुआ, हमको एफ तक 21 मान प्राप्त हुआ है, 21। और जी का मान होता है, जी 7 होता है, 21 7 28 हो गया। अब भी हम 40वें स्थान पे पहुँचे नहीं हैं। और फिर उसके आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा। फिर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब हमको जी तक मान प्राप्त कितना हुआ, 28 प्राप्त हो गया, 28। और एच होता है 8 पे, 28 8 हो गया 36। अब हमको पूछा कितना गया है, 40वें स्थान पे, हमको 36 अंक तक प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ फिर लिखते हैं, अगर फिर इसके आगे से लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमको 36 अंक तक तो प्राप्त हो गया, 36वें स्थान पे एच ही होगा। अब 37वें स्थान पे फिर देखते हैं, 37वें स्थान पे ए आएगा, 38वें स्थान पे बी आएगा, 39वें स्थान पे सी आएगा, 40वें स्थान पे हमारा डी आएगा। यहाँ हमको 40वें स्थान पे पूछा गया है, तो इसके स्थान पे हमारा ऑप्शन डी आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कहीं डी दिए गया है, आपको पहले ही स्थान पे दिया गया है सी, बी वाले ऑप्शन पे दिया है डी। हमारा आंसर जो आएगा 40वें स्थान पे डी, इसका जो है राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पे है तथा बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पे है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में ए और बी आपस में, ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, आपको ऑप्शन दिया गया, पहला 27, दूसरा 26, तीसरा 25 और चौथा 24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक पंक्ति है, मान लीजिए ये पंक्ति है। अब इसमें कहा गया ए यहाँ से यहाँ बाईं, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये दायां हो गया। अब कहा गया है ए बाईं ओर से 11वें स्थान पे, मतलब ये मान लीजिए यहाँ 11 व्यक्ति हैं, ये यहाँ है, ये 11वें स्थान पे। अब कहा गया है बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पे। अब बी का स्थान यहाँ से देख लीजिए। अब बाय द वे यहाँ 10वां व्यक्ति बी है, बी ये दाएं ओर से, ये हो गया। अब कहा गया फिर उसके आगे देखिए ए और बी आपस में स्थान बदल लें। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, स्थान बदलने पर, चलिए यहाँ बना देते हैं। फिर कहा गया ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे, यहाँ तो 11वें स्थान पे। फिर कहा गया जब स्थान बदल लेते हैं तो ये ए चला जाता है यहाँ 18वें स्थान पे, ये 18वें स्थान पे, 18वें स्थान पे हो जाते हैं। अब फिर कहा गया है पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या। ये हो गया पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बराबर स्थान बदलने पर ए का स्थान प्लस ए की ओर दाईं ओर व्यक्ति ये हो जाएगा। अब स्थान बदले हैं तो इनके स्थान पे हो जाएगा, यहाँ 18 हो गए, 18वें स्थान पे आ गए। और फिर ये कहा गया है कि ए और बी आपस में स्थान बदल लिए हैं, जबकि यहाँ बी आया था, बी का स्थान 10वां है, मतलब ये व्यक्ति बी 10वें स्थान पे था, इसके पहले 9 थे। मतलब यहाँ ए अगर आ जाएगा स्थान आपस में, मतलब ये यहाँ स्थान बदल लिए, यही आएगा, इसके पहले मतलब 9 व्यक्ति थे।
अब ये यहाँ जोड़ा जाएगा, 18 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 और 9 2 27 व्यक्ति थे, 27 व्यक्ति आगे हैं। अब इसके आगे देखते हैं ए और बी के अलावा व्यक्तियों की संख्या होगी। और ये तो आ गए 27 और ये दो स्थान, ये जो 2 लोग रहेंगे तो इन दोनों का स्थान होगा, तो यहाँ से हम 2 घटा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 27 में से 2 घटाएंगे 25, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आपका जो सी नंबर है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया। पहली बार कहा गया है ए दाईं ओर से 11वें स्थान पे है। अब ये देखिए यहाँ बाईं ओर से 11वें स्थान पे, ये देखिए यहाँ बायां है तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा 11वें स्थान पे। और कहा गया है फिर बी दाहिने ओर से 10वें स्थान पे। अब यहाँ से बी देखा जाएगा 10वें स्थान पे हो गया। अब फिर ये कहा गया, फिर उसके आगे दिया ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए जो है ये देखिए ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाएगा। यहाँ से ये देखिए 18वें स्थान पे अगर स्थान बदल लेते हैं तो 18वें स्थान पे आ गया। अब फिर कहा गया है पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, 18वें स्थान पे आ गया। अब देखिए अब यहाँ तो ए आ गया, इसका स्थान बदलने पे यहाँ मतलब बी आया होगा, यहाँ बी आ जाएगा। अब यहाँ बी आ गया, मतलब इसके पहले बी जहाँ है यहाँ है, इसके पहले 9 व्यक्ति रह रहे हैं, तभी तो बी का स्थान 10वां आ रहा है। तो यहाँ से ये हम लोग ए के दाहिने और व्यक्तियों की संख्या जो बी है यहाँ 10वां था, तो यहाँ हम इसके उधर जाएंगे तो 9 व्यक्ति तो रहे होंगे, ऑलरेडी बी का स्थान 10वां है, तो इसका मतलब 9 पहले उसके आगे रहे होंगे, तो ये 9 लिख लेते हैं। फिर ये 18वें स्थान पर आएगा तो इसका 27 तो ये हो गया। और फिर ए और बी के स्थान देखते हैं, जब 27 लोग ये टोटल हो गए हैं तो ए और बी का स्थान 2 लोग तो वो भी हैं जो 2 हैं, इसमें से 27 में से 2 जो लोगों का स्थान है घटा देंगे तो टोटल 25 व्यक्ति आ जाएंगे। इसका ये 25 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया आपको, अगर 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी इस क्रम में नहीं है। ए जो है ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है, और बी जो है मध्य में है, जी जो है ए और बी के मध्य में है, ई जो है बी और एफ के मध्य है। यदि एफ जो है ई और डी के मध्य में है तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान या क्रम में पर कौन सा व्यक्ति होगा। देखिए इसमें जो कहा गया है 7 व्यक्ति हैं, एक सीढ़ी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गई हमारी सीढ़ी, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ये हटा देते हैं इतना। इसमें जो दिया गया है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये क्रम नहीं है इनके बैठने का, ये क्रम नहीं है। अब जो कहा गया है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्या है, ए ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है, जबकि यहाँ देखिए क्वेश्चन को हमको शुरू कहाँ करना है, क्वेश्चन को हम लोग को शुरू करना है यहाँ से। बी जो मध्य में है, बी मध्य में मतलब ये नहीं कि ए ई और सी के मध्य में होगा, बी मध्य का मतलब है कि ये सभी जो 7 व्यक्ति दिए गए हैं ए से लेकर जी तक उन सब के बीच में, मतलब ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 7 में देखेंगे तो पहला यहाँ हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा हो गया। ऊपर से भी देखेंगे 1 2 3 4, ये मतलब बीच हो गया, यहाँ बी हो गया, ये मध्य में ये बी हो गया। अब तो हमको 7 में से एक लोग का पता हो गया, मतलब 3 लोग ऊपर रहेंगे 3 लोग नीचे, ये कंफर्म है। अब इसमें दिया क्या गया है, अब यहाँ से अब शुरू करते हैं। जो ए है, ए जो है ई से ऊपर है मतलब कहने का, लेकिन सी से नीचे है। कहने का मतलब जैसे ए ऊपर है लेकिन ए ऊपर है, सी से नीचे है और ई से ऊपर है। कहने का मतलब जैसे यहाँ सी हो जाएगा, सबसे ऊपर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए ई से ऊपर है, ए जो है यहाँ लिखते हैं बाय द ए, और ए ई से ऊपर हो गया। अब ये देखिए इसका कहने का मतलब ए जो है ई से ऊपर है और सी से, लेकिन सी से नीचे है, ये सी ऊपर हो गया ए नीचे हो गया, इस वजह से इतना हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, जी जो है ए और बी के मध्य है, ए और बी के मध्य जी होना चाहिए न कि ई। हम लोग यहाँ से ई हटा देंगे, अगर यहाँ हम जी रख देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, अभी ई को हम लोग को रखना है। अब आगे देखते हैं क्या करें। ई जो है बी और एफ के मध्य है, अगर बी यहाँ है तो
तो इसके मध्य में ई होगा, ई यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा, तभी तो ई मध्य में होगा। इसके मध्य में तभी तो होगा ना, ई मध्य में होगा बी और एफ के। और यहाँ दिया गया एफ जो है ई और डी के मध्य है। तो लास्ट वाला व्यक्ति अगर हम डी कर देते हैं यहाँ, अब देखिए ई एफ जो है ई और डी के मध्य है, यहाँ देखिए एफ जो है ई और डी के मध्य है। इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन ये सेट होगा। सबसे ऊपर सी रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर जी रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर ई रहेगा, फिर एफ रहेगा, फिर डी रहेगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या आंसर पूछ रहा है कि सबसे निचले सोपान यानी सबसे निचले क्रम या सबसे निचले सीढ़ी पे कौन सा व्यक्ति होगा। अब आपको ग्राफ बना के देखने से लग ही रहेगा सबसे नीचे हमारा डी व्यक्ति होगा, जो वो नीचे होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जो सही उत्तर होगा, डी। डी इसका राइट आंसर होगा। कभी काल ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे पूछ देता है 1 से 5 तक क्वेश्चन का, इसी में आंसर दीजिए। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आपको 2 कथन दे दिया, पहला ये कथन दे दिया ए जो है सी और जी के मध्य। अब दूसरा का स्थान आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया, दूसरा दे दिया ए बी सी एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में। अब तीसरा आपको अगर दे दिया डी जो है ई जो है एफ और डी के मध्य है। चौथा आपको अगर पूछ आंसर ऑप्शन दे दिया है, चौथा आपको ऑप्शन अगर दे दिया बाय द वे बी ए से ऊपर है, तो इस तरह का अगर ऑप्शन दे दिया गया तो इस हिसाब से हमको देखा जाएगा तो कौन सा है। ए जो है सी और जी के मध्य है, ए जो है हमारा ये ऑप्शन हो गया, ए और जी हो गया, इसके मध्य में ए है। हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर सही होने की उम्मीद है। अब हम चारों ऑप्शन दिया गया तो इन सबको चेक कर ले। ए बी सी एक ही क्रम में है, ये देखिए आपको ए यहाँ दिया गया है, बी यहाँ दिया गया है, सी दिया गया है, ये क्रम में नहीं है, इसके बीच में जी है, इस वजह से अगर दूसरा गलत हो जाएगा। ई जो है एफ और डी के मध्य है, ई पूछ रहा है ई एफ और डी के मध्य में तो है नहीं, जबकि ई और डी के मध्य एफ है, इस हिसाब से ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा पूछ रहा है बी ए से ऊपर है, बी जो है ए से ऊपर है, ये है नहीं ए जबकि ऊपर है बी से, इस वजह से चौथा इस हमारा जो ऑप्शन आया था इस क्वेश्चन का ऑप्शन आया था डी, आंसर आ जाएगा। सबसे नीचे वाला व्यक्ति डी है। अगर पूछा होता सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कौन सा है तो इसका आंसर हो जाता सी, सबसे ऊपर है। अगर मध्य में पूछा होता, मध्य में तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था बी मध्य में है, इस वजह से ये मध्य में होता है। चलिए इसका आंसर डी है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है, मतलब 24 घंटे में वो 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसे 1 अप्रैल को प्रातः 6 बजे सेट किया जाता है, 1 अप्रैल को सुबह ये सेट किया जाता है। उसी माह के 6 अप्रैल दोपहर 12 बजे ये घड़ी क्या समय बताएगी। ये ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 11:37 प्रातः, फिर दूसरा है 11:38 प्रातः, तीसरा है 11:39 प्रातः और चौथा है कि 11:40 प्रातः। तीसरा ऑप्शन था 11:39। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 1 अप्रैल को सेट किया जाता है, अब वो पीछे होगी 2 अप्रैल को, इसलिए यहाँ लिखते हैं 2 अप्रैल को प्रातः 6 बजे पीछे होगी 4 मिनट, 4 मिनट ये पीछे होगी। अब ऐसे हमको 6 तारीख तक लाना है। अब 3 अप्रैल लिख लेते हैं। 3 अप्रैल को प्रातः 6 बजे ये हो गया। अब पहले दिन तो 4 मिनट, 2 दिन हो गया, 4 दूनी 8 मिनट हो जाएगा, 8 मिनट। अब ऐसे 4 तारीख को देख लेते हैं, 4 अप्रैल को यही लिख लेते हैं। 3 दिन हो गया तो 4 हैं 12 मिनट हो जाएगा, 12 मिनट ये 4 तारीख। और 5 तारीख को जो देखते हैं, 5 तारीख हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, 4 चौक 16 मिनट हो जाएगा,
16 मिनट। अब ये 6 तारीख को देख लेते हैं। अब ये देखिए, एक दिन में 4 तो 6, अब हो गया 3 तो 5, 4 दिन हो गया 20 मिनट हो गया। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 6 तारीख को दोपहर का पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सेट हुआ था जो हमारा समय, जो सुबह के 6 बजे, ये देखिए एक सुबह के 6 बजे सेट किया गया था कि वो 4 मिनट पीछे हो जाएगी, तो इसलिए 6 तारीख के जो सुबह होगी तो 4 मिनट पीछे हो जाएगी। अब हो गया 20 मिनट। अब कह रहा है कि 6 अप्रैल को, अब यहाँ से देखिए जो दिए गए हैं 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे। अब इस 6 अप्रैल से, अब ये सुबह 6 बजे तक तो हो गया। अब 6 दोपहर के भी देखा जाएगा, जैसे सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के बीच में हमारा 6 घंटे बस ये होता है, 6 घंटे। अब हमको कहा गया है कि 24 घंटे में 4 मिनट पीछे होती हैं। अब यहाँ देखिए 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो रहा है, मिनट पीछे। इसलिए तो यहाँ देखते हैं 6 घंटे में पीछे होने का समय ये हो जाएगा 6/24 × 4, क्योंकि एक ये देखिए 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो रही है, ये 4 हो गया, 4 6 24, फिर ये 1 हो गया, मतलब 1 मिनट। 6 घंटे में 1 मिनट पीछे हो रही है। इसी वजह से तो 24 घंटे में 4 मिनट हो रहा है। अगर 6 घंटे में 1 मिनट, 12 घंटे में 2 मिनट, फिर 18 घंटे में 3 मिनट और 24 घंटे में 4 मिनट हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ हमारा 20 है और 21, इतना टोटल ये 21 मिनट पीछे हो रही है, 21 मिनट पीछे हो रही टोटल। अब हम इसको देखते हैं, ये पूछा गया है दोपहर 12 बजे। अगर हम यहाँ 12 लिखते हैं, ये 12 o'clock हो गया। अब यहाँ हम इसको घटाएंगे, क्योंकि ये 21 मिनट तो पीछे हो रही है ना, 12 बजे पूछा गया, तो 21 मिनट यहाँ से पीछे कटेंगे, 20 + 1 करके 21 हो जाएगा। और इसको करेंगे 12 बजे में से हम 21 मिनट घटाएंगे, मिनट घटा रहे हैं। चलिए अब इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ अब जैसे आपको दिया गया है कि 12 घंटा दिया गया है, अब इसको कैसे घटाया जाएगा। तो ये 21 मिनट दिया है, अब इसको घटाना है। हम कैसे घटाएंगे, यहाँ से जो जाएगा उधार, मतलब ये जो यहाँ से उधार लिया जाएगा, ये एक उधार नहीं लिया जाएगा, पूरे के पूरे 1 घंटे लिया जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। अब 60 में से 21 घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ 60 हो गया। अभी इस घटाएंगे, ये एक उधार लिया, यहाँ 10 में से 1 गए, 9 आ गया, यह 9। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए, अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गए, 3 आ गया। अब यहाँ तो एक कॉमन ले लिया गया था 1 घंटा, अब यहाँ बचा 11। ये हो गया सुबह के 11:39 प्रातः के, ये सुबह के 11:39 इसका सही उत्तर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। 11:39 पे ये सही टाइम बताएगा उतने। चलिए एक बार आपको फिर से देखिए पहले कहा गया है 1 अप्रैल को कहा था 6 बजे सेट किया जाता है। चलिए 1 तारीख को तो सेट हो गया, अब हम उसका काउंटिंग करेंगे 2 तारीख से। अगर 1 के और 2 तारीख के बीच में देखेंगे तो 24 घंटा होगा कि नहीं होगा। सुबह के 6 बजे हमारा 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटे में कहा गया है कि 4 मिनट पीछे हो रहे हैं, ये हमारा 2 तारीख को 4 मिनट पीछे हो गया। फिर 3 तारीख को इसी हिसाब से देखेंगे, फिर 2 दिन हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ऐसे 4 तारीख को देखेंगे 12 हो गया, 5 तारीख को देखेंगे 16 हो गया, 6 तारीख को देखेंगे 20 हो गया, मतलब 20 मिनट तो ये हो गया। अब कहा गया है ये देखिए 6 अप्रैल को दोपहर, अब हमारा 6 अप्रैल को दोपहर में जो दिया गया है सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हमारा इसमें 6 घंटे होता है वो पूरा। अब ये देखिए यहाँ 6 घंटे हमने लिख दिया है। अब 24 घंटे में वो 4 मिनट पीछे हो रही है, इसलिए हमको 6 घंटे का निकालना है। 6 घंटे में पीछे होने का समय ये आपका जो 6 घंटे दिया गया है, उसके बाद ये आपका जो ये 6 घंटे है, उसके बाद आपका पूरा जो 24 घंटे का है उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो पीछे हो रहा है उससे गुणा किया जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 6 24 आ जाएगा, 6 से 6 काट दिए 1 मिनट आ जाएगा। 6 घंटे में वो 1 मिनट पीछे हो रही है, हमको पता चल गया है। अब हमारा टोटल जो पीछे होने का समय ये देखिए सुबह के 6 बजे तक तो ये 20 मिनट पीछे थी, और फिर उसके बाद दोपहर का जो 6 घंटा बचा था हमारा, जो सुबह के 6 से लेके दोपहर के 12 बजे तक भी, इन 6 घंटों में मतलब 24 घंटे में अगर 4 मिनट पीछे हो रहे तो 6 घंटे में 1 मिनट जो पीछे हो रही है,
इन दोनों 20 को और 1 को जोड़ लेंगे, टोटल 21 आ जाएगा हमारा। अब पूछा गया है दोपहर 12 बजे क्या समय होने की संभावना है। तो हम 12 में से जो हमारा 21 मिनट जो पीछे हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो पता चल जाएगा। अगर 12 में से 21 घटाएंगे, घटाने का ये प्रोसेस होगा। हम अगर हम यहाँ उधार ले रहे हैं तो ये पूरा 1 मिनट नहीं आएगा, पूरा 1 घंटे आएगा पूरा। ये नहीं कि हम केवल एक ले लेंगे यहाँ 11:11:59। यहाँ जब भी उधार लिया जाएगा ये संख्याओं में से पूरा का पूरा घंटा, 1 घंटा पूरा लिया जाएगा, मतलब 60 मिनट लिया जाएगा। अगर 60 में से 21 घटाएंगे तो 39 आ गया, ये 11 बचेगा। ये इस प्रकार से सुबह के 11:39 हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में HAND को SZMW लिखा जाता है तो MILK का कोड क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है। ए वाला ऑप्शन दिया गया है ORNP, बी वाला ऑप्शन दिया PNRO और सी वाला ऑप्शन दिया RNOP और डी वाला ऑप्शन दिया गया है NROP। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। देखिए अभी हमने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया गया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको ए से लेके जेड तक व जेड से लेके ए तक, फिर साथ ही साथ उसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए इसमें भी वैसे करते हैं, ए से जेड तक लिखते हैं, फिर उसके बाद जेड से ए तक लिखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और फिर हम इसका उल्टा भी लिख देते हैं ZYXWVUTSRQPONMLKJ, फिर इसके बाद IH, फिर GFEDCBA। अकाउंट नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें भी वही कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहे। 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। जो दिया गया है HAND को लिखा गया है SZMW। अब हम इसका नंबरिंग करके देखते हैं कहाँ है। H दिया है, H हमारा नंबर आता है 8 पे, यहाँ 8 आ गया। और फिर A आता है 1 पे और N जो है N 14 पे आता है, यहाँ 14 डिग्री। D आपको पता है ये 4 पे आता है। अभी S देखते हैं, अगर S कहाँ आएगा, S आएगा 19 पे और Z आएगा 26 पे। M पूछ रहा है, M आएगा 13 पे। W आएगा आपको 23 पे। एक तो ये बनेगा। अब देखते हैं क्या उल्टे क्रम में ये नीचे वाली संख्या आ रही है। अब हम अगर उल्टे वाले में देखते हैं तो S कौन से नंबर पे आ रहा है। S देखेंगे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उल्टे नंबर पे। जैसे अगर हम इधर से जाएंगे तो हमको इधर से ये
फिर अगर हम बढ़ते क्रम में इधर से जाएंगे, फिर हमको S प्राप्त हुआ कि नहीं 8वें स्थान पे, यहाँ ये S 8वें स्थान पे, Z प्राप्त हुआ पहले स्थान पे उल्टे क्रम में, ये फिर M प्राप्त हो गया हमको 14वें स्थान पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस 14वें स्थान पे, फिर W 1 2 3 4 चौथे स्थान पे ये प्राप्त हो जाएगा। अब उसी तरह हमको इसको सेट करना है जो MIL के लिखा गया है। अगर यहाँ देखते हैं MIL के M चौथे स्थान पे है, M है 13वें स्थान पे, अगर हम यहाँ 13 लिख देते हैं, I होता है 9वें स्थान पे, यहाँ 9 लिख देते हैं, और L देखते हैं कहाँ है, L 12 स्थान पे है, और K देखते हैं K कहाँ है, K 11 स्थान पे। और यही जस्ट जो आएगा संख्या इसी का उल्टा हमको देखना है, क्या उल्टे क्रम में 13 पे कौन सी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे N आएगा, N आ गया 13, और फिर 9वें स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो कोई क्वेश्चन है, एक ही आंसर आ रहा है N और R आ रहा है इसी में, बाकी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या आगे भी आ रहा है देखते हैं, L मतलब यहाँ 12वें स्थान पे आ रहा है। अब इसमें देखते हैं 12वें स्थान पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्थान पे O आ रहा है, ये O भी हो गया। अब यहाँ K दे रहा है, K 11वें स्थान पे है। अब इसका 11वां स्थान देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे P आ रहा है हमारा, जो ऑप्शन आ रहा है NROP, इसका राइट आंसर को, ये हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया गया है NROP, ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें दिए गए एक बार बढ़ते हुए क्रम में, फिर उसके बाद जब हम लोग Z से लेके A तक लिखेंगे, उसके बाद ये वाली दूसरी संख्या, पहली वाली A से Z तक की वाली संख्या है, फिर दूसरी वाली जो है Z से लेके A तक वाली है। इस वजह से H शुरू में देखेंगे आप, जैसे A से लेके Z तक लिखेंगे, H 8वें स्थान पर प्राप्त होगा। उसी हिसाब से अगर हम Z से लेके A तक लिखेंगे तो जो हमारा यस है वो 8वें स्थान पे आएगा। इस वजह से ये एक बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में एक दूसरे के सेम डिजिट पे अक्षर आएंगे। उसे अगर मिल्क दिया था उसका जस्ट अपोजिट लिखते जाएंगे। एक बार आप ए से लेके जेड तक देखेंगे, मिल्क का पूरा लिख लेंगे, उसके बाद फिर अब जेड से लेके ए तक देखेंगे कि पहला शब्द मतलब जो मिल्क लिखा गया था ए से जेड तक वाले में कौन से अक्षर पे था, जस्ट उसी का उल्टा लिखते चले जाएंगे जो आएगा हमारा एन अगर हमारे इधर से देखा जाएगा तो ये भी 14वें स्थान पर 13वें स्थान पर आएगा। इस हिसाब से ROP ये आते चले जाएंगे।